गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। इस वीडियो में फिर से एक लगातार जो प्रश्नों की सीरीज है उसको जारी रखा जाएगा। जी हाँ, आपके साथ प्रश्नों को सॉल्व करना, उसे सिखाना, सीखना, यही ओवरऑल इस वीडियो का मकसद है। तो बने रहिए इस चैनल में और सीखते रहिए, जानते रहिए और आगे बढ़िए। चलिए, हिस्ट्री के प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे थे। हिस्ट्री का 8वां प्रश्न है, वो भी होम रूल लिंक से। होम रूल लीग मूवमेंट, जो कि आपको पता होगा 1916 के दरमियान। तो इसमें यह है कि पूछा जा रहा है कि होम रूल जो लीग मूवमेंट था वो इंडिया का इंडियन रिस्पॉन्स था टू द फर्स्ट वर्ल्ड वार के दरमियान। पंडित नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना एंड मदन मोहन मालवीय सपोर्टेड द होम रूल एजिटेशन। ओके, रशियन रेवोल्यूशन 1917 lead the decline of the home rule league movement, which are the correct? क्या रशियन जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के कारण होम रूल लीग मूवमेंट था वो फीका पड़ गया? ओके ओके ओके, आई नो यू आर गॉटिंग आंसर। एक कर दो, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि और उसको मजबूती मिली थी। देखिए, होम रूल मूवमेंट जो कि एक इंडियन रिस्पॉन्स था फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद या उसी के दरमियान। Indian Home Rule League were organized on the lines of the Irish Home Rule League, and they represented as the emergence of new trend of aggressive politics. Annie Besant, Tilak Ware, the pointer मतलब होता है उसके मुख्य करता धरता। एंड होम रूल लीग एजुकेशन वॉज लेटर, बाद में इनमें मोतीलाल नेहरू जी, पंडित नेहरू जी, भूलाबाई देसाई, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, लाला लजपत राय, सब इसमें आते ही चले गए। सम ऑफ द लीडर्स बिकम हेड्स ऑफ लोकल ब्रांच, क्योंकि इसका ढेर सारा ब्रांच था तो अपने अपने ब्रांच के ये हेड भी होते चले गए। लीग कैंपेन एम, मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कॉमन मैन को मैसेज करना कि जो सेल्फ हेल्प या सेल्फ ग्रुप है, जो सेल्फ गवर्नमेंट है, उसका स्थापना कैसे हो। द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 प्रूव टू बी एन एडेड एडवांटेज फॉर द होम रूल कैंपेन। इसने एक तरह से बल प्रदान किया, रशियन रेवोल्यूशन ने होम रूल लीग को बल प्रदान किया। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में आप जानते हैं, यू नो अबाउट 1909 भारत का जो मोरले मिंटो रिफॉर्म था उसके बारे में। इट रिटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव एन नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। क्या इसने मतलब सेंटर में जो लेजिस्लेटिव मेंबर, ऑफिशियल मेंबर थे, उसको बनाए रखा और प्रांतों में थोड़ा सा इसको कम करके नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को दे दिया। It introduced a system of communal representation from Muslim by accepting the concept of separate electorate. Simple हिंदी है, I wouldn't explain. It granted franchise to a limited number of people on the basis of property, tax, education. एक निश्चित नाम मात्र लोगों को संपत्ति, टैक्स और शिक्षा के आधार पर वोट देने का अधिकार दे दिया गया। Which are the correct? I think 3 is right, of course. 2 is also of course. तो सब सही है कि दो, एक और दो सही है, तीसरा बिल्कुल इसमें इनकरेक्ट। करेक्ट है, करेक्ट, बी इज करेक्ट। देखिए, वो 1919 का फीचर था, ठीक है, तो 1909 नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि इट रिटेन ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव। इसने सेंट्रल लेजिस्लेटिव में जो अपना जो ऑफिशियल मेजोरिटी था, जो पदाधिकारी जो बहुमत होता था, वो बनाए रखा। लेकिन इसने काउंसिल में कहीं ना कहीं एक भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो लोगों का हिस्सा होना चाहिए, या काउंसिल लेजिस्लेटिव में भारतों का, या फिर नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी होना चाहिए, जिन्होंने एक कोशिश की। अदरवाइज हम लोग भी तो भड़क रहे थे। इट इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। सांप्रदायिकता रंग देने की कोशिश की गई, क्योंकि मुस्लिम के जो विचार थे, जो मोहम्मद अली क्या बोलते हैं 1906 में जो मुस्लिम लीग का गठन किया गया था, इस बात को स्वीकार करते हुए और सेपरेट इलेक्टोरेट को अपना लिया गया। और इसके तहत मुस्लिम मेंबर को कहा गया कि आपको केवल और केवल मुस्लिम लोग ही चुनेंगे। मुस्लिम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय मुस्लिम, ओनली द मुस्लिम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये बात की गई थी, कुछ लिमिटेड लोगों को फ्रेंचाइजी मतलब समझते हैं, वेस्ट मताधिकार के आधार पर चुनाव में लड़ने के लिए, मतलब
अगर आपके पास एक निश्चित संपत्ति, टैक्स है और एजुकेशन दे रहे हैं तब 1919 नौ, ठीक है, 1919 में एक लिमिटेड फ्रेंचाइज की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ साबरमती आश्रम? आज के समय में मॉडर्न हिस्ट्री में आखिर साबरमती आश्रम का क्या महत्व है? इट सर्व द लास्ट रेजिडेंस ऑफ महात्मा गांधी। क्या महात्मा गांधी ने यहाँ अंतिम निवास किया? इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल मोनूमेंट बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ओके, साल्ट सत्याग्रह वाज स्टार्टेड फ्रॉम दिस आश्रम इन 1930। चलिए, आई थिंक यू नो अबाउट दैट। सिंपल क्वेश्चन है। साल्ट सत्याग्रह 3 तो बिल्कुल सही है, और केवल आपको पता होना चाहिए 2 और 3 ही सही है। तो साबरमती आश्रम जो है वो लास्ट नहीं बल्कि फर्स्ट था शायद। साबरमती आश्रम ऑल्सो नॉन एज हरिजन आश्रम, सत्याग्रह आश्रम, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया था 1917, और तब तक 1930 तक ये रहे वहीं पर, ठीक है। एंड सर्व एज वन ऑफ द मेन सेंटर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। सर्व एज वन ऑफ द मेन सेंटर ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। सेवाग्राम कॉटेज सर्व एज द लास्ट रेजिडेंट ऑफ महात्मा गांधी। ये सेवाग्राम कॉटेज जो था वो लास्ट रेजिडेंट ऑफ महात्मा गांधी। गांधी जी ने इसको छोड़ दिया टू दिल्ली के लिए। जब वो दिल्ली के लिए निकले तब वो सेवाग्राम कॉटेज को 1946 में छोड़े, क्योंकि वहाँ से वो नोआखली चले गए थे। उसके बाद वहाँ से वो रिटर्न हो ही नहीं पाए, क्योंकि ही डिड नॉट रिटर्न सेवाग्राम, क्योंकि वो इतने इंगेज हो गए कॉम्युनल यूनिटी करने के लिए, मतलब सामुदायिक एकता स्थापित करने के लिए, शांति स्थापना करने के लिए इतना मगन हो गए, और इसी के बीच उनका देहांत हो गया गोली मार के। उनको शहीद कर दिया गया मार के कोर्ट ने। इट वॉज फ्रॉम साबरमती आश्रम, जहाँ से गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी, जिसको हम लोग साल्ट सत्याग्रह कहते हैं, जिसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। 6 अप्रैल को जो दांडी पहुंचे थे। इन रिकॉग्निशन ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस दैट दिस मार्च हैड ऑन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, भारत सरकार ने स्टेब्लिश किया आश्रम एज ए नेशनल मोनूमेंट, इसको नेशनल मोनूमेंट घोषित कर दिया। वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट ऑफ स्वराजिस्ट वाज दैट डे they defeated the public safety bill in 1928. what was the bill? अगर ये बिल क्या था आपको पता होगा। पब्लिक सेफ्टी बिल का डिफिनेशन सुबह भगत सिंह किस तरह से बम फेंक दिया इसके खिलाफ, और एगो लेबर लॉ या आर्म्स एक्ट को लेकर। तो पब्लिक सेफ्टी बिल क्या था? इसके तहत आप मतलब समझ लीजिए सरकार के पास पावर दे दिया गया था, जितना भी एंटी सोशल लोग हैं सबको उठा के सीडीएस कांड में भेज देंगे। पहला वाला सही था, पहला वाला। A noteworthy achievement was the defeat of Public Safety Bill in 1928, जिसका उद्देश्य क्या था? Empowering the government to deport undesirable and supervisor subsidize foreigners, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल समझ लीजिए डिपोर्ट करना था जो अनडिजायरेबल और जो खतरनाक फॉरेनर्स विदेशी लोग थे उनको। The first white paper of the constitutional reform for India was prepared and submitted for the consideration of the Joint Select Committee of the British Parliament on recommendation of Hunter Commission। नंबर 1, जो पहला वाइट पेपर जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करने के लिए लाया गया था वो क्या हंटर कमीशन था, क्या रेडलिफ कमीशन था, बटलर कमीशन था, साइमन कमीशन था? आई थिंक इट्स साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो कि नवंबर 1927 में 2 साल मतलब अपने तय तिथि से पहले आ गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इसमें 7 मेंबर हैं, और एक वैधानिक कमीशन का गठन किया गया जिसमें सर जॉन साइमन इसके मतलब कह सकते हैं कि आप भारतीय की जो परिस्थिति है संविधान को लेकर वो कैसा है, एक रिपोर्ट तैयार करना था कि कैसा संविधान हो भारत का। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वेयर ब्रिटिश, और सबसे बुरी बात यही थी, ऑल द पार्टीज बायकॉट द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट 1930, रिकमेंडेड द अबॉलिशन ऑफ डायरकी। उसने कहा कि ये डायरकी सिस्टम को पहले उखाड़ के फेंको, एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना हो, प्रोविंसेस में प्रांतों में एक जवाबदेही सरकार की स्थापना हो, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स एंड कंटिन्यूशन ऑफ कॉमनल इलेक्टोरेट। तो कॉमनल इलेक्टोरेट जारी रहा।
To consider the proposal of commission, the British government convened 3 round टेबल कॉन्फ्रेंस, और इसके 3 गोल में सम्मेलन भी हो गया इसका, ठीक है, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए इस गोलमेज सम्मेलन में जो रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, ब्रिटिश इंडिया का था, इंडियन प्रिंसली स्टेट के लोग थे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन, और उसके आधार पर एक वाइट पेपर तैयार किया गया जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म was prepared and submitted the consideration of joint select committee of the British Parliament, और संयुक्त ब्रिटिश पार्लियामेंट कमेटी को दिया गया। रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी वेर इनकॉर्पोरेटेड इन नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो या फिर ये जो साइमन कमीशन हो, इसका ओवरऑल अगर परिणाम देखा जाए तो 1935 का भारत सरकार का जो अधिनियम है उस पर दिखता है। Which of the following was where the recommendation of Simon Commission, जो कि 1927 में सेटअप किया गया था। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी यूनिटरी इन नेचर, क्या भारत का संविधान एकात्मक होगा। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शुड डिवॉल्व फिनेंशियल पावर टू द लोकल बॉडीज, जो आज तक नहीं हो पाया वो उस समय तक हो पाएगा कि नहीं सोचिए। सेपरेट इलेक्टोरेट शुड बी अबॉलिश्ड, ओके, अभी अभी आपको पढ़ाया गया। इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वैसे मताधिकार के आधार पर विधान परिषदों में चुनाव होगा क्या, बताइए। सेपरेट इलेक्टोरेट को एबोलिश किया गया था, बिल्कुल नहीं किया गया था। 3 खत्म, तो आप 3 समझ लीजिए एस, इसका आंसर नन ऑफ द एबव है, कोई सही नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए इसमें यूनियन नहीं बल्कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई थी। द प्रोविंसेस शुड बी गिवन फुल ऑटोनॉमी, और प्रोविंस को, प्रांतों को पूरी तरह से आज़ादी दे दी गई, स्वायत्तता दे दिया गया। अदर मेजर रिकमेंडेशन, जिसमें कि नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल जो होगा कंप्लीट पावर, गवर्नर जनरल के शुड हैव कंप्लीट पावर टू अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ कैबिनेट, तो गवर्नर जनरल के पास इतना पावर दे दिया गया कि वो किसी भी सदस्य को, ठीक है, मेंबर के रूप में, कैबिनेट मेंबर के रूप में चुन सकते हैं। द गवर्नर शुड हैव ए डिस्क्रिशनरी पावर, मतलब विवेकाधिकार शक्तियाँ प्रदान किया गया टू रिलेट द इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा के लिए, और प्रशासनिक पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द हाई कोर्ट, ये भी बताया गया था कि जो हाई कोर्ट है उस पर कंप्लीट जो कंट्रोल होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा। देयर वेर नो इंडियन मेंबर्स इन दिस कमीशन, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भारतीय सदस्य नहीं होगा। नो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज वाज प्रपोज, कोई यूनिवर्सल फ्रेंचाइज की बात नहीं की गई थी। द पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल रिमेंड अनअफेक्टेड, और गवर्नर जनरल अभी भी बाबू बना हुआ था। देयर वाज नो प्रोविजन टू अबॉलिश सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट लोग क्यों हटाएंगे, वो लोग चाहते थे देश हमेशा विखंडित रहे। इट वॉज रैदर एक्सटेंडेड टू अदर कम्युनिटी, यहाँ तक कि उसको और आगे बढ़ाकर इसको और फैला दिया गया, और ना ही कोई फिनेंशियल डिवोल्यूशन की बात की गई थी। आज तक भारत सरकार 73वां 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से ये करने में असफल रही, तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के तो छोड़ ही दीजिए, वो क्यों चाहेंगे कि फिनेंशियल डिवोल्यूशन हो, प्रांतों को उतना पावर देके और नीचे को पावर कैसे स्थापित किया जाए। अगला क्वेश्चन है, ए मैनिफेस्टो टाइटल्ड द रिवोल्यूशनरी दैट वाज प्रोड्यूस एज एविडेंस इन द ककोरी कॉन्स्पिरेसी, अब इसको कॉकरी एक्शन बोला जाता है, जो कि 1925 में किसके द्वारा लिखा गया था। रिवोल्यूशनरी, एक मैनिफेस्टो निकाला गया था जिसका टाइटल था द रेवोल्यूशनरी। तो आप जानते हैं ये सचिंद्र सन्याल के द्वारा निकाला गया था। सचिंद्र सन्याल, उन्होंने एक मैनिफेस्टो निकाला था HRA के लिए जिसका टाइटल था द रिवोल्यूशनरी। दिस वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द लार्ज सिटीज ऑफ नॉर्थ इंडिया। 1925 में सबको बांट दिया गया। ये जो इट प्रपोज ओवरथ्रो ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी रूल, ये ब्रिटिश जो कॉलोनियल है, ये उपनिवेशवादी लोग हैं, उनको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, एंड उसके स्थान पे फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा इन्होंने
यूनिवर्सल सफरेज और सोशलिस्ट ओरिएंटेड एम स्थापना की बात की। एंड एवोल्यूशन ऑफ ऑल सिस्टम, जो कि किसी भी प्रकार के ह्यूमन का अगर एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है तो उसको उठा के फेंकना पड़ेगा। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सीडीएम, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट के बारे में प्रश्न है। द मूवमेंट वाज ऑफिशियली नॉट अप्रूव्ड बाय द कांग्रेस बिफोर इट्स लॉन्च। क्या सीडीएम, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए कांग्रेस से अप्रूवल नहीं मिला था क्या? All the round table conference between British government and Indian leaders followed only after this movement, और इस मूवमेंट को वापस खींच लिया गया क्योंकि इसमें हिंसा होने लगा था। ऐसा है क्या? द मूवमेंट वॉज विड्रॉन बिकॉज ऑफ वायलेंस? बिल्कुल नहीं। तो तीन तो गलत हो गया, तीन खत्म। चलिए, इसका आंसर बी है, केवल दो। महात्मा गांधी लीड सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट दैट वाज लॉन्च्ड इन कांग्रेस सेशन ऑफ दिसंबर 1929। क्योंकि आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी इसको लीड कर रहे थे और कांग्रेस का सेशन हुआ था दिसंबर में 1929 में। ठीक है। द एम ऑफ दिस मूवमेंट वाज कंप्लीट डिसओबीडियंस। पूर्ण बहिष्कार करेंगे हम लोग, मन में नहीं करेंगे बात किसी भी ब्रिटिश सरकार का, किसी भी ऑर्डर को नहीं पालन करेंगे लोग। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट इट वॉज डिसाइडेड दैट इंडिया वुड सेलिब्रेट 26 जनवरी एज ए इंडिपेंडेंस डे ऑल ओवर द कंट्री। पूरे भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो 26 जनवरी 1930 को मीटिंग वेयर हेल्ड ऑल ओवर द कंट्री, पूरे भारत में मीटिंग होने लगा। एंड कांग्रेस ने 3 रंगों का एक झंडा फहरा दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू रिप्रेस द मूवमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको दबाने की कोशिश की और बहुत ही ब्रूटल तरह से फायरिंग भी किया। इसमें हजारों लोगों की मौत हुई, थाउजेंड्स को अरेस्ट किया गया, जिसमें गांधी जी भी शामिल थे, पंडित नेहरू भी शामिल थे। लेकिन मूवमेंट जो है ना, वो स्प्रेड करता रहा, फैलता रहा फोर कॉर्नर ऑफ कंट्री, जिसमें कि उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था की गई ब्रिटिश के द्वारा, और गांधी जी इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा भी लिए लंदन में जो हो रहा था, बट उसका कुछ परिणाम नहीं निकला। और फिर सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट जो है फिर से रिवाइव हो गया, उसको फिर से शुरू कर दिया गया। इस बार क्या हुआ ना, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को अरेस्ट कर लिया गया और उन पर बम फेंकने के आरोप में सेंट्रल असेंबली में, दिल्ली के लोकसभा में, आपको पता होना चाहिए, उन्होंने बम फेंक दिया था टू डिमॉन्स्ट्रेट अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक एलियन रूल। ये जो ऑटोक्रेटिक एलियन रूल है उसको उखाड़ फेंकने के लिए, उसको कानों में एक तरह से गूंज सुनाने के लिए। लेकिन उनको फांसी जो है ना, वास्तव में लाहौर षड्यंत्र के केस के तहत दिया गया था, तो सुंदर सत्याग्रह, ना कि बम फेंकने के लिए। दे वेर हैंग टू डेथ, 23 मार्च 1931 को उनको फांसी पर लटका दिया गया। अगला है, फ्लोइंग पेज को मैच कीजिए। गांधी का जो मूवमेंट था, यूनिक फीचर क्या था? पहला चंपारण सत्याग्रह फर्स्ट सिविल था, रोलेट सत्याग्रह फर्स्ट, जी नहीं, खेड़ा सत्याग्रह फर्स्ट नहीं, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक फर्स्ट मास स्ट्राइक था, खेड़ा सत्याग्रह, हंगर स्ट्राइक तो अहमदाबाद वाला होगा, और खेड़ा जो होगा वो मास मूवमेंट होगा। तो फर्स्ट नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट था वो रोलेट वाला था। तो बिल्कुल आपने सही पकड़ा है। तो गांधी जी का जो 4 या अर्ली एक्टिविज्म कहा जाए तो देख लिए, पहले 1917 में फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंट, पहला डिस सविनय अवज्ञा 1917 में चंपारण में। उसके बाद अहमदाबाद मिल में उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल की 1918 में। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ, पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। और मास जो स्ट्राइक था, गलत दिया है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो रबड़ सत्याग्रह होगा, और खेड़ा सत्याग्रह जो मास स्ट्राइक होगा। द इवेंट्स वेयर involved in round around the Tripuri crisis of the Indian National Congress। त्रिपुरी क्राइसिस क्या है इंडियन नेशनल कांग्रेस को? देखिए, लीडरशिप वॉज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये है इसमें कंट्रोवर्शियल सराउंडिंग द मर्जर ऑफ आर्म्स ऑफ ऑल इंडियन मुस्लिम लीग विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस।
कोई नहीं भैया, इसका उत्तर ए दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए 1939 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, जो त्रिपुरी में हुआ था। त्रिपुरी में एक छोटा सा गांव था जो मध्य प्रदेश का है, और इस सेशन में सुभाष चंद्र बोस को पूरे भारी मतों से विजय मिलता है। लेकिन वो जीत जाने के बावजूद भी 1580 वोट उनको मिलता है, और सितारा मैया को 1377 वोट। तो फाइनल रिजल्ट उनको विजेता घोषित किया जाता है। महात्मा गांधी लेकिन इसके फेवर में नहीं थे। कि महात्मा गांधी इसलिए फेवर में थे क्योंकि बोस को नहीं चाहते थे कि प्रेसिडेंट बनाया जाए, बट ही वॉन बाय द मेजोरिटी ऑफ द वोट्स एंड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हालांकि महात्मा गांधी जी को दुखी ना देखते हुए उन्होंने वहां से भागना, वहां से त्याग पत्र देना ही बेहतर समझा, और उसके फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है वो लॉन्च किया गया था किस लिए? सीधी सी बात है, अगस्त ऑफर। इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। आपको पता होगा द्वितीय वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ? सिक्योर द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ब्रिटेन चाहती थी कि भारतीयों का मतलब सहयोग लिया जाए, कांग्रेस का सहयोग लिया जाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया 8 अगस्त 1940 को, लेकिन हमसे पूछा भी नहीं। विच केम टू बी नोन एज अगस्त ऑफर, उसको अगस्त ऑफर कहा गया। अगस्त ऑफर envisaged after the war representative body of Indians would be set up to frame the new constitution। एक नया प्रतिनिधित्व सरकार बनेगा जिससे भारत का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। गांधी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ऑफर, गांधी बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे, एंड डिसाइडेड टू लॉन्च इंडिविजुअल सत्याग्रह, और उन्होंने कहा कि अब हम व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे। इंडिविजुअल सत्याग्रह वॉज लिमिटेड था, सिंबॉलिक था, नॉन वायलेंट था, एंड इसका जो इट वॉज लेट टू महात्मा गांधी, सब कुछ महात्मा गांधी पे छोड़ दिया गया कि वो चाहे किसको चुनना चाहते हैं, किसे सत्याग्रही बनाना चाहते हैं। आचार्य विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही के रूप में चुना गया। ही वॉज सेंटेंस टू 3 months इम्प्रिजनमेंट, 3 महीने की जेल। पंडित नेहरू को सेकंड सत्याग्रही बनाया गया, लेकिन उनको भी जेल हो गया 4 महीना, और इंडिविजुअल सत्याग्रह कंटिन्यू चलता रहा लगभग 15 महीना तक। Consider the following statement regarding the salient feature of Government of India Act 1935। Establishment of Federal Court at Calcutta। क्या कलकत्ता में फेडरल कोर्ट की बात की गई थी कि दिल्ली में? सोचिए सोचिए सोचिए। एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब जो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो भावना थी उसको और भी बढ़ा करके सिख, यूरोपियन, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस में बढ़ा दिया गया, और डायरकी जो सेंटर में था उसको समाप्त कर दिया गया। ऐसा नहीं था, बल्कि सेंटर में नहीं प्रांतों में समाप्त किया गया, और डायरकी सेंटर में ला दिया गया। इसलिए 3 तो खत्म हो गया, तो एक आंसर नहीं, केवल और केवल 2 सही है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को जो पास किया था वो उसका बेसिस क्या था? साइमन कमीशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वाइट पेपर 1933, ये सब हुआ था। इस एक्ट में कुछ चेंजेस किए गए थे जो पहले वाला एक्ट में नहीं था। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें इस्टेब्लिशमेंट किया गया था एक ऑल इंडिया फेडरेशन। सेंटर में एक संघ की बात की गई थी, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी। उसका कंसिस्ट ऑफ प्रोविजंस, ये ऑल इंडिया जो फेडरेशन बनेगा वो ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर बनाया जाएगा। It did not come into existence since the princely state refused to give their consent for the union। हालांकि ये कभी अस्तित्व में नहीं आया। डिवीजन ऑफ पावर इनटू 3 लिस्ट, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट 1935 का ही है। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी एट सेंटर, गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या काउंसिल एडमिनिस्ट्रेटर आर रिजर्व सब्जेक्ट। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास ट्रांसफर सब्जेक्ट थे, गवर्नर जनरल के पास रिजर्व सब्जेक्ट थे। अबॉलिशन ऑफ डायरकी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन दी प्रोविंसेस। प्रोविंस में क्या हुआ? डायरकी को समाप्त करके प्रांतों को स्वायत्त कर दिया गया। गवर्नर वाज मेड हेड ऑफ द प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव। गवर्नर को अब वहाँ का एक तरह से नॉमिनेट, नाम मात्र का हेड बना दिया गया, बट ही वाज एक्सपेक्टेड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन।
तो गवर्नर को प्रोविंशियल हेड तो बनाया गया है, मतलब प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव हेड बना दिया गया, बट ही वाज एक्सपेक्टेड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन उससे उम्मीद की गई कि वो जो भी कदम उठाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ पाछ के सलाह लेके ही उठाएंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट था was interested to elected minister, interested with elected minister. They were responsible to the popular या popularly elected legislative assembly. अब वो जो पॉपुलरली जो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली था उसके प्रति वो जवाबदेह भी थे। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जैसे कि बंगाल, मद्रास, मुंबई, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, असम, उसको बाईकैमरल बनाया गया। तो बंगाल, मद्रास, मुंबई, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार और असम को बाईकैमरल बनाया गया। एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, सिख, यूरोपियन इंडियंस, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस में इसको और बढ़ा दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरल कोर्ट एट दिल्ली, द चीफ जस्टिस ऑफ 6 जजेस, एक चीफ जस्टिस और 6 जजेस के साथ फेडरल कोर्ट की स्थापना दिल्ली में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी पैरेलल गवर्नमेंट ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान आपको पता होना चाहिए समानांतर सरकार की स्थापना हो रही थी। तो कहाँ पर क्या क्या हुआ था? बलिया में, तमलुक में, सतारा में। तो कौन कौन इसका नेतृत्व कर रहा था? तो बलिया में बताइए, विच आर द करेक्टली मैच। बलिया में गलत है, जाति सरकार तमलुक, सतारा नाना पाटिल, वाई चौहान। बताइए ओनली सतारा, केवल और केवल सतारा। 3 सही है, क्योंकि बलिया में जो था चित्तू पांडे था। तो बलिया में जो 1942 में हुआ था, एक सप्ताह के लिए अंडर चित्तू पांडे, ही गॉट मैनी कांग्रेस लीडर्स रिलीज। तमलुक में था, तमलुक जो कि मिदनापुर में पड़ता है, उसमें तमलुक ने जाति सरकार अंडर साइक्लोन रिलीफ वर्क, सैंक्शन ग्रांट टू स्कूल, सप्लाइड पेडी फ्रॉम रिच टू द पुअर, ऑर्गेनाइज विद्युत वाहिनी। सतारा में प्रति सरकार, उसका नाम था प्रति सरकार, जिसका लीडर था वाई चौहान, नाना पाटिल। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 1946 रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट। The immediate trigger was the demand for better food and working condition और इंडियन सेलर ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी। अच्छा खाना दीजिए, बेहतर सुविधा दीजिए रहने के लिए, कम से कम कंडीशन तो कम से कम बेहतर कीजिए ना इंडियन सेलर्स के लिए और इंडियन रॉयल नेवी के लिए, यही मांग था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग कंडेम्ड द स्ट्राइक्स। राष्ट्र कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ने, इन लोगों ने इस स्ट्राइक को क्या किया, बोला हड़ताल ये जो है ना वो गलत है, उसका निंदा भी कर दिया। द रिवोल्ट वाज कन्फाइंड टू बॉम्बे रीजन, बिल्कुल 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 गलत है। रिवोल्ट तो पूरा फैल चुका था कराची रांची तक में। 3 गलत हो गया तो 3 छाट दीजिए और 1 और 2 के साथ चले जाइए। जो इंडियन नेवी रिवोल्ट था, जिसको हम लोग रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी और बॉम्बे म्यूटिनी भी कहते हैं, ये एक छोटे से स्ट्राइक के साथ शुरू हुआ और ये पूरा रूप धारण कर लिया विकराल, और आगे चलकर ये रिवोल्ट के रूप में तब्दील हो गया। और रॉयल इंडियन नेवी उन्होंने अपने जहाज़ों में और अपने शोर इस्टेब्लिशमेंट में, जो कि मुंबई के हार्बर इलाके से शुरू हुआ था। देखिए इमीडिएट ट्रिगर खाना के लिए था, वर्किंग कंडीशन के लिए था, लेकिन एजिटेशन जैसे आगे बढ़ा, ये और भी मांगों को लेकर खड़ा हो गया और कहा कि ब्रिटिश चुपचाप भारत से निकलो, इंडिपेंडेंस करो हमारा देश को। और इनिशियल फ्लैश पॉइंट तो मुंबई में ही था, लेकिन रिवोल्ट जो है ना फैलता चला गया और ये पूरा भारत में फैल गया, और भारत से लेकर कराची, कलकत्ता, और म्यूटिनी को रिप्रेस कर दिया गया, हालांकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा कुचल दिया गया। ओनली कम्युनिस्ट पार्टी जो था उसने इसको सपोर्ट किया था, बाकी इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग हो, इन लोगों ने निंदा कर दिया इसका। सोचो, अगला है इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो कि adopted a resolution for abolition of landlordism। ये जो लैंडलॉर्डलिज्म, जो सामंती व्यवस्था है, उसको कब समाप्त किया गया था बताइए।
वर्किंग कमेटी के द्वारा कब अडॉप्ट किया गया था उस प्रस्ताव को जिसमें सामंतवादी व्यवस्था को अंत किया गया? तो 1931 या फिर 1945 बेस्ड ऑन रेजोल्यूशन बाय द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। इन 1945 में क्या हुआ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक शपथ ली, एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें सामंती व्यवस्था या लैंड लॉर्डिज्म यानी जमींदारी प्रथा जो था उसको समाप्त किया जाए, एंड ग्रांटिंग टू द लैंड टू द टीलर, और जो जो जिसके पास जमीन का टुकड़ा नहीं है उसको भी बांटा जाए। दिस वाज आल्सो द टाइम फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ द इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास विद इन द नेशनल मूवमेंट। जनरल सर्विस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट वाज वन ऑफ द मेन कोज फॉर अपराइजिंग 1857। The act required every Indian soldiers to oversee, ये जो जनरल सर्विस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट था वो एज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ अपराइजिंग 1857। ये क्या था यार, बाहर जाना है और क्या। ये एक तरह से मैंडेट कर दिया था सोल्जर्स टू बी रिक्रूटेड फ्रॉम एवरी परसेंट फैमिली इन विलेज, ऐसा कुछ नहीं है। पहला सीधी सी बात है, जनरल सर्विस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1856 जो लाया गया था वो इंट्रोड्यूस किया गया था चार्ल्स कैनिंग के द्वारा। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि एवरी इंडियन सोल्जर्स टू गो ओवरसीज फॉर डिप्लॉयमेंट इफ रिक्वायर्ड, समुद्र पार भी आपको डिप्लॉयड किया जा सकता है। इट वॉज वन ऑफ द मेन कॉज, और उनमें जो 1857 की क्रांति हुई उनमें से एक कारण ये भी था क्योंकि ये मतलब ऐसा माना जाता था कि ब्राह्मणों को जो है ना मतलब समुद्र पार नहीं करना चाहिए। इट वॉज नन एज समुद्र उल्लंघन और सागर उल्लंघन कहा जाता था। अगला है कि कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 का जो एक्ट था उस पर विचार कीजिए। इट चेंज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया प्रिवेलिंग अर्लियर। इसने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया गया, ऐसा तो नहीं है। इसने अबॉलिश कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में, बिल्कुल। एज पर द एक्ट इंडियन गवर्नमेंट वाज टू बी सुपरवाइज एंड कंट्रोल इन इंग्लैंड। यस, बी इज द राइट आंसर, 2 and 3। A significant act was enacted in the wake of the revolt of 1857। 1857 का रिवोल्ट हुआ, उसका प्रभाव जो है ना इतना गंभीर था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को समझना पड़ा, सोचना पड़ा, मजबूर होना पड़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो हरकतें हैं उसको सुधारना ही पड़ेगा, और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ही समाप्त कर दिया और पूरा का पूरा जो शासन है उसको कंट्रोल करने के लिए क्राउन को दे दिया गया, उसका पूरा नियंत्रण क्राउन हो गया, ब्रिटिश। तो इसी को कहा गया है एक्ट एज ए एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, abolish the East Indian Company rule and transfer the power of the government, territory and revenues to the British Crown। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर देख लीजिए। इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया हैंसफोर्थ वाज टू बी गवर्न। अब इंडिया का जो शासन होगा, इंडिया पर जो शासन होगा वो एक महारानी के नाम के पर चलाया जाएगा। इट चेंज द डेजिग्नेशन, गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। ही वॉज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन दी इंडिया, मतलब एक तरह से ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन था वो। लॉर्ड कैनिंग को पहला वायसराय बनाया गया। दूसरा है कि इसने डबल गवर्नमेंट जो सिस्टम था, डबल गवर्नमेंट उसको अबॉलिश कर दिया और उसके स्थान पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया, बीओसी और सीओडी बनाया। इसके अलावा एक नया ऑफिस बनाया गया जिसको एसओएस बोलते हैं, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जिसमें उसको कंप्लीट अथॉरिटी दे दी गई, कंप्लीट पावर दे दिया गया कि वो भारत का प्रशासन चलाए अपने अच्छे अनुसार। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो वास्तव में ब्रिटिश कैबिनेट का एक मिनिस्ट्री होता था। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, तो ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर होता था एंड वाज रेस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली, और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति जिम्मेदार था, डायरेक्ट जवाबदेही था। इसका जवाबदेही ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति थी, एसओएस का। भारत से कोई लेना नहीं था, बस एक तरह से वो निगरानी के लिए आया था। इट वॉज इस्टेब्लिश 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसको तो परिचय नहीं था भारत का, उसको मदद कौन करेगा, तो उसके लिए 15 सदस्यों का चयन एक काउंसिल बना दिया गया, और इस काउंसिल का मुख्य काम एक एडवाइजरी नेचर का था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास मतलब पूरी का पूरी पावर थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था उसको चेयरमैन बना दिया गया इस काउंसिल का। इट कॉन्स्टिट्यूटेड, इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काउंसिल एज ए
body corporate capable of suing and being sued in Indian England. The Act of 1858, however, largely confined to the improvement of the administrative machinery. मतलब इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश की गई थी, ताकि इंडियन गवर्नमेंट वाज टू बी सुपरवाइज्ड, उसका एक तरह से सुपरवाइज किया जा सके। कंट्रोल इंग्लैंड का ही रहेगा। इट डिड नॉट लेटर या अल्टर एनी सब्सटेंशियल वे ऑफ सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट दैट प्रिवेल्ड इन इंडिया। पहले से जो सरकार मौजूद थी उसमें कोई बहुत गंभीर परिवर्तन करने की इसकी कोई कोशिश नहीं थी, और ना ही उसने कुछ गंभीर परिवर्तन किया कि पूरा हटा के फेंक दिया, ऐसा कुछ नहीं है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द दक्कन राइट। दक्कन में जो राइट हुआ था उसके बारे में बताना है। द मेन मोटिव ऑफ जो दक्कन राइट वाज टू डिस्ट्रॉय द अकाउंट बुक्स ऑफ द मनी लेंडर। ओके, दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट वाज पास्ड, जिसमें ये इंश्योर करने की कोशिश की है कि फार्मर कुड नॉट बी अरेस्टेड, किसानों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और ना ही इम्प्रिजन किया जाएगा। अगर इफ दे वेयर अनेबल टू पे देयर डेब्ट्स, अगर वो ऋण चुकाने में असफल भी हैं तो भी उन्हें ना तो गिरफ्तार किया जाएगा ना जेल के अंदर भरा जाएगा। द मूवमेंट गॉट सपोर्ट फ्रॉम द पूना सार्वजनिक सभा। इस मूवमेंट को यानी दक्कन मूवमेंट, दक्कन रिवोल्ट को क्या पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा सहयोग मिला? तो करेक्ट बताइए। आई थिंक यू नो दैट एवरीथिंग इज राइट। मई और जून 1875 के दरमियान महाराष्ट्र में किसान आंदोलन होने लगा। इसमें कुछ पार्ट्स था पूना और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये पूरी तरह से डिस्ट्रिक्ट था। ये एरिया बहुत मतलब अक्सर जो है ना सूखा और ये सब का संकट झेलता रहता है। तो दक्कन राइट जो है ना 1875 में टारगेटेड किया गया था, मतलब खास करके कम्युनिटीज यानी डेप्ट पेनियोनेज टू दी मनी लेंडर्स। ये मनी लेंडर्स जो थे ना बहुत होशियार थे साले, सब सिग्नेचर करा लेते थे, जमीन हड़प लेते थे किसानों का, तो उसके बाद जो कागजात था उसको जलाना बहुत जरूरी था। अब देखे होंगे फिल्म मदर इंडिया में इसी तरह का। द राइटर्स या रॉयटर्स स्पेसिफिक पर्पस वाज टू ऑब्टेन एंड डिस्ट्रॉय द बॉन्ड्स, डिक्री एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इन द पोजीशन ऑफ मनी लेंडर के बाद जो लाल लाल कपड़ा में बांध के जो रखा होता ना, सबको जला दिया गया, सबको उसको लेकर भागना था। और इसको सपोर्ट भी मिला पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा, जिसके को फाउंडर थे एमजी राणा डे। हालांकि इट टुक सेवरल मंथ फॉर द पुलिस टू रिस्टोर ऑर्डर इन द कंट्री साइड, क्योंकि वहाँ सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो रही थी और एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर जो था वो डिस्टर्ब हो चुका था बिहार में। पुलिस को भी काफ़ी समय लग गया इसको ठीक करने में। तो बॉम्बे गवर्नमेंट इनिशियली डिसमिस द अपराइजिंग ट्राइबल। However, the government of India pressurized Bombay to inquiry into the matter. However, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेशराइज किया बॉम्बे को कि इसका जांच हो, और अकॉर्डिंगली दक्कन राइट कमीशन वाज सेटअप, और उसके बाद दक्कन राइट कमीशन स्थापित किया गया था, विच रिप्रेजेंटेड, जिसने एक रिपोर्ट दी ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेजा 1878 में। 75 में दक्कन हुआ, 3 साल बाद इसको रिपोर्ट सौंपा गया, और फाइनली 1879 में एक एग्रीकल्चरलिस्ट रिलीफ एक्ट पास किया गया 1879 में, जो इंश्योर किया कि फार्मर जो है ना, जो अपने बकाया चुका नहीं सकते, उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, जेल नहीं डाला जाएगा अगर वो अनेबल है। Which of the following act provided for the right to ask question and discuss the budget? तो पहला ही सही है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का जो एक्ट था उसने एक तरह से पावर दे दिया था कि बजट पर डिस्कस भी कर सकते हैं और प्रश्न भी पूछ सकते हैं हम लोग को। तो कुछ फीचर्स देख लीजिए 1892 का एक्ट का। सबसे पहले तो नंबर ऑफ जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है उसकी संख्या बढ़ा दी गई। तो इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल दोनों में, केंद्र और राज्य दोनों परिषदों में क्या किया गया, एडिशनल सीट बढ़ाएगी नॉन ऑफिशियल का, लेकिन बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन देम, लेकिन अभी भी ऑफिशियल मेजोरिटी बरकरार था। इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गेव देम पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। आप एग्जीक्यूटिव से प्रश्न पूछ सकते हैं, बजट पर चर्चा कर सकते हैं, इतना पावर तो मिला ही। विद द रेफरेंस टू द गांधी इरविन पैक्ट, ध्यान दीजिए उस प्रश्नों पर, गांधी इरविन पैक्ट में क्या क्या हुआ।
द गवर्नमेंट ग्रांटेड right to make salt in coastal villages for personal consumption and sell in local market. पर्सनल कंजम्पशन के लिए आप आराम से इसका उपयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है, और आप इसको लोकल मार्केट में बेच भी सकते हैं। इसके लिए रेडी हो गई थे क्या गांधी इम्पैक्ट में? गवर्नमेंट अग्री टू रिटर्न ऑल लैंड्स विच वेर नॉट सोल्ड टू थर्ड पार्टी। ए पॉलिटिकल प्रिजनर जिन्होंने कोई वायलेंस नहीं किया था उसको छोड़ दिया जाएगा। गांधी अग्री टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इसमें से पूछा जाएगा कि कौन सा गलत है, तो कौन सा गलत है तो समझ गए, बहुत हल्का क्वेश्चन है। तो सारे जमीन को कहाँ से लौटाएगा, ये सही है? नहीं, ये सही है। तो गवर्नमेंट ग्रांटेड राइट टू मेक साल्ट इन कोस्टल विलेज, लेकिन आप बेच नहीं सकते इसको। कंजम्पशन यूज करने के लिए, अपने उपभोग करने के लिए आप इसका मतलब बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉट फॉर सेल इन लोकल मार्केट। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल फॉलोड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस विथ नेटिव स्टेट? जॉन सॉर। उसने जो नीति अपनाई कि वो हस्तक्षेप की नीति पर काम करेगा, पड़ोसी राष्ट्र में उसने न्यूट्रलिटी मेंटेन रखने की कोशिश की जॉन सॉर ने। विद द रेफरेंस टू द वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में प्रश्न है कि वो पहला गवर्नर जनरल था इंडिया का। उसने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को समाप्त कर दिया। बंगाल में जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम था, क्या वॉरेन हेस्टिंग्स के आने के बाद वो समाप्त हो गया? ही साइंड द अमृतसर विद महाराजा रंजीत सिंह, ऐसा तो नहीं है। वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ उन्होंने संधि की थी। जी हाँ, बी इज द राइट आंसर, ओनली 2, क्योंकि 1 भी गलत है। वॉरेन हेस्टिंग जो है ना, पहला गवर्नर बंगाल का था, पहला गवर्नर जनरल बंगाल का वॉरेन हेस्टिंग था। विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल था इंडिया का, ठीक है। तो विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल बंगाल का नहीं, बिहार का नहीं, इंडिया का। तो अमृतसर की जो संधि हुई थी महाराजा रंजीत सिंह के साथ, वो तो लॉर्ड मिंटो के समय हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? लॉर्ड वेलेस्ली फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था पहला, दूसरा कि नॉट करेक्टली पूछा। विलियम बेंटिक उस समय वो कोल रिबेलियन उसी के समय हुआ था क्या? डलहौजी ने वुड डिस्पैच और मैटकॉप बेल्लोर म्यूटिनी। तो बेल्लोर म्यूटिनी जो है वो जॉन बार्लो के समय हुआ था, जॉर्ज बार्लो के समय बेल्लोर म्यूटिनी, जॉर्ज बार्लो। अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कौन घटित पहले हुआ, ध्यान से सुनिए। गोवा पर पुर्तगीज का कैप्चर, ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरत में फैक्ट्री बनना, बेदरा का युद्ध होना, और फारूक सियार का फरमान जारी करना। तो पहले फारूक सियार 1707 में, उसके बाद 1769 में, उसके बाद गोवा को 1510 में। तो 1510 में तो गोवा को जीत लिया गया, पहला वही होगा एक। उसके बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी 1 2 3 1 2 4 3, क्योंकि आपको पता होगा 1510 में अल्फांसो द अल्बुकर्क जो आया था वो पुर्तगीज गवर्नर था, जिसने गोवा को छीन लिया बीजापुर से। उसके बाद 1613 में एक परमानेंट फैक्ट्री स्थापित की गई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सूरत में, 1613 में। उसके बाद 1717 में मुगल अंपायर फारूक सियार उसने एक फरमान जारी किया जिसको मैग्ना कार्टा, कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं, जिसने कंपनी को इतना लाइसेंस दे दिया कि खुलेआम बिना चुंगी का वो आराम से लोगों से राजस्व वसूल सकती थी। और फाइनली 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था, जिसमें इंग्लैंड ने डचों को पराजित कर दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, जिसने पुर्तगीज को भारत से खदेड़ दिया? इमरजेंस ऑफ पावरफुल डायनेस्टी इन नॉर्थ इंडिया, ऐसा कुछ है क्या कि पुर्तगीज ने अपने आप को यहाँ से भागना उचित समझा, इसलिए कि नॉर्थ इंडिया में पावरफुल साम्राज्य का उदय हो गया? या एक्टिविटीज ऑफ जूसूट मिशनरीज, रैम्पेंट करप्शन ऑफ पुर्तगीज एडमिनिस्ट्रेशन। 3 बिल्कुल सही है, 1 भी सही है, 2 भी सही है। कुछ ऐसे कारक है जिसके कारण पुर्तगीज भारत पर टिक नहीं पाए या फिर लड़खड़ा गए। एक तो सबसे पहले पावरफुल डायनेस्टी, जैसे कि नॉर्थ में इजिप्ट,
पर्सिया एंड नॉर्थ इंडिया। पावरफुल कुछ साम्राज्य का उदय हुआ इन इजिप्ट, पर्सिया, नॉर्थ इंडिया एंड द अपीयरेंसेस ऑफ मराठा, और मराठा का भी उदय हुआ था। पॉलिटिकल फियर्स अराउज बाय द एक्टिविटीज ऑफ जूस, जैसे कि मिशनरी स्थापित करने की कोशिश, परसिक्यूशन करना, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना, जिसके कारण लोगों ने इसका बहुत गंभीर विरोध किया। और उसके बाद इंग्लिश और डच कंपनियां का आपस में संघर्ष स्टार्ट हो गया। तो इंग्लिश और डच कमर्शियल एम्बिशन भी इन लोगों को चैलेंज देने लगा। रैम्पेट करप्शन होने लगा, लालच बढ़ता चला गया, स्वार्थीपन और गंभीर हो गया। और ये सब के कारण पायरेसी, क्लैंडस्टाइन डस्टाइन ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ द पोर्टुगीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, डाइवर्सन ऑफ पोर्टुगीज कॉलोनीज एम्बिशन टुवर्ड्स द वेस्ट ड्यू द डिस्कवरी ऑफ ब्राजील। ब्राजील की खोज हुई तो इनका ध्यान ब्राजील की तरफ चला गया। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध का क्या महत्व है? मीर कासिम बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। मीर कासिम बंगाल का नवाब बन गया उसके बाद, कि मीर जाफर बना? ध्यान सोचिए। द सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश ओवर कलकत्ता वाज रिकॉग्नाइज। ब्रिटिश की सॉवरेनिटी को कलकत्ता में स्थापित कर दिया गया। द ब्रिटिश गोट लार्ज सम ऑफ मनी प्लस जमींदारी ऑफ 24 परगना, विच ऑफ द एबव इज करेक्ट? 24 परगने की आज़ादी तो मिल ही गई थी उनको, और दूसरा भी सही है, लेकिन पहला गलत है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1757 का जो बैटल हुआ था वो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। और इस रॉबर्ट क्लाइव के विजेता के बाद जो बैटल ऑफ प्लासी था वो एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस चेंज था भारत में, और एक तरह से ब्रिटिश एम्पायर का भारत में एक तरह से फाउंडेशन रखा गया था। और इट हैज़ बीन राइटली रिगार्डेड एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया। और कहा दिया गया कि उसी दिन से हम लोग का काला दिन और काला अध्याय शुरू हो चुका था। तो इसका कुछ महत्व तो देख लीजिए। इस विजय के बाद मीर जाफर नवाब बना दिया गया बंगाल का। उससे बहुत ही गेव लार्ज सम ऑफ मनी प्लस द जमींदारी ऑफ 24 परगना टू इंग्लिश। उसने क्या किया, एक तो भारी मनी चुकाया, दूसरा जमींदारी 24 परगना की जमींदारी दे दी ब्रिटिश इंग्लिश को, और साथ साथ जो सॉवरेनिटी ऑफ द इंग्लिश है ओवर कलकत्ता वाज रिकॉग्नाइज। कलकत्ता में अंग्रेजों की संप्रभुता को स्वीकार लिया गया। अब इंग्लिश जो है उन्होंने अपने पोस्टेड किए रेजिडेंट एट नवाब को, नवाब के दरबार में इंग्लिश को स्थापित किया। मीर कासिम को एबलेस्ट नवाब था, द सक्सेसर ऑफ अलीवर्दी खान। मीर कासिम जो ना सबसे योग्य सक्सेसर था अलीवर्दी खान का। लेकिन आफ्टर अज्यूमिंग पावर मीर कासिम शिफ्टेड टू द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर इन बिहार। आपको पता होना चाहिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से उठाकर मंगेर ले गया था। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये हड़प की नीति, दत्तक पता होना चाहिए, जिसका बच्चा अगर नहीं है तो उसका पूरा साम्राज्य ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया जाएगा। तो डॉक्ट्राइन स्टेटेड दैट, कहता है कि अडॉप्टेड सन कुड बी हियर टू हिज फोस्टर फादर प्राइवेट प्रॉपर्टी बट नॉट द स्टेट। गोद लिया हुआ पुत्र बाप की संपत्ति पर अधिकार रख सकता है लेकिन साम्राज्य पर नहीं, राज्य पर नहीं। बाय यूजिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डलहौजी ने 8 स्टेट्स को अपने अंडर समा लिया अपने शासनकाल में। डलहौजी एनेक्स अवध बाय अप्लाइंग द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इज इट राइट? सबसे पहली बात तो पहला वाला जो कथन था वो बिल्कुल सही है, और तीसरा भी आप सोचिए कि कुशासन के आधार पर ला, ठीक है? तो 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का सीधा मतलब ये है जो कहता है कि एडॉप्टेड सन कुड बी हियर टू हिज फोस्टर फादर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी। गोद लिया हुआ पुत्र अपने पिता के संपत्ति पर अधिकार रखता है लेकिन राज्य पर नहीं। इट वॉज पारा अमाउंट पावर, एक तरह से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया ब्रिटिश इंडिया को, ब्रिटिश लोगों को, टू डिसाइड वेदर टू बेस्टो द स्टेट ऑन द अडॉप्टेड सन और एनेक्स इट। डलहौजी एनेक्स 8 स्टेट, उसने 8 राज्यों को हड़प लिया।
अपने शासनकाल में 1848 से 56 के दरमियान। ये 8 साल थे, ही अनेक्स सम क्वार्टर मिलियन स्क्वायर माइल्स ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। पूरे भारत का लगभग लगभग एक क्वार्टर था भैया, एक चौथाई जमीन इसने खा ली, हड़प ली जमीन। ही रेन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन या एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, which began with the victory over Sirajuddaulah at Plassey in 1757. डलहौजी एनेक्स अवध 1856 में आफ्टर डिपोजिंग नवाब वाजिद अली शाह ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नमेंट। सरकार को वहां पर कुशासन के आधार पर हटाया गया था। Which of the following were included in the terms of and condition of a subsidy allowances system of लॉर्ड वेलेस्ली? कौन कौन से कंडीशन थोप दिए गए थे? ये लॉर्ड वेलेस्ली बाद में आया ना, जो 18 कब आया था लॉर्ड वेलेस्ली? 1898 से 1905। 1798 से 1805। ब्रिटिश वुड प्रोटेक्ट देयर एलाई in the territory of LI. British armed contingent would be stationed. The ally was free to enter into the agreement with other rulers or engage in warfare. बिल्कुल आप समझ लीजिए, यही तो छाटना है आपको। Ally would have to provide resources for the maintenance of the British armed contingent. बिल्कुल सही है। 4 3 तो काटिए दीजिए आप। चलिए 1 2 4 सही है। In a subsidiary alliance, princely rulers were forbidden for making any negotiation. प्रिंसली रूलर को मना कर दिया गया कि आप किसी प्रकार का निगोशिएशन नहीं कर सकते हैं, कोई ट्रीटी नहीं कर सकते हैं किसी भी दूसरे इंडियन रूलर से बिना पूछे हमसे। कंपनी से पहले ऑफिशियल से इंक्वायरी करेगा, उसके बाद कंपनी को लगेगा ठीक है तो हम तुम आपको मित्रता करने देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। दे वर ऑल्सो फॉरबिडन फ्रॉम मेंटेनिंग एनी स्टैंडिंग आर्मी। बोला कोई भी सेना आपके पास नहीं होगा, कोई भी खड़ी सेना नहीं होगी आपकी। दे वर इंस्टेड टू बी प्रोटेक्टेड बाय द ट्रूप्स ऑफ यूरोपियन कंपनी। उनको सुरक्षा दिया जाएगा यूरोपियन कंपनी के द्वारा, लेकिन उसका खर्चा, उनका मेंटेनेंस सब आपको करना पड़ेगा। मतलब एक तरह से संप्रभुता को खा लिया गया, हड़प लिया गया। सरकार, ब्रिटिश सरकार ने राजाओं की संप्रभुता को, उसकी निजता को चूस लिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माउंट बेटन प्लान। ये माउंटन बेटन प्लान बताइए। ये जो माउंट बेटन प्लान था, फ्रीडम टू कम ऑन अगस्त 15 1947, जो सेशन है ऑफ हैदराबाद टू पाकिस्तान, बाउंड्री कमीशन टू बी सेटअप इन इफ द पार्टीशन वाज टू बी अफेक्टेड। तो इसमें तो आपको पता होना चाहिए, ये हैदराबाद का पाकिस्तान में ऐसा कुछ चर्चा तो था नहीं, लेकिन 1 और 3 है, 2 बिल्कुल सही है, नहीं है। माउंट बेटन प्लान में भारत के मतलब इंडिपेंडेंस प्रो प्रिंसली स्टेट दे वुड ज्वाइन, चाहे तो पाकिस्तान में जाए, हिंदुस्तान में जाए, उसकी मर्जी। प्रिंसली स्टेट को मौका दिया गया, आपको जहाँ जाना चाहिए, या तो इंडिपेंडेंस रहिए। इंडिपेंडेंस फॉर बंगाल रूल आउट, एसेशन ऑफ हैदराबाद टू पाकिस्तान रूल्ड आउट। पाकिस्तान में मिलने वाला जो बात था उसको ख़त्म कर दिया गया। बंगाल का इंडिपेंडेंस सब रूल आउट कर दिया गया। फ्रीडम टू कम आउट, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद मिलेगा आपको, और एक बाउंड्री कमीशन होगी, इसके माध्यम से पार्टीशन को तय किया जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में पूछा जा रहा है। इस असेंबली में रिप्रेजेंटेशन जो था वो बोथ ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट दोनों के लोग थे क्या? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाज अडॉप्टेड इन द इलेक्शन ऑफ असेंबली। क्या इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात चली थी? संविधान सभा का गठन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर हुआ था? बिल्कुल नहीं। सोचिए आप, असेंबली इंक्लूडेड इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट एज ए एक्स ऑफिशियो मेंबर। जो ये असेंबली बनी थी, संविधान सभा की जो गठन हुआ था, उसमें क्या जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री जो था वो ब्रिटिश कैबिनेट के एक्स ऑफिशियो मेंबर को दिया गया था? बिल्कुल नहीं। 1 और 2 सही है।
टोटल स्ट्रेंथ जो संविधान सभा का था वो 389 था शुरू में। आउट ऑफ दिस, जिसमें कि 296 सीट जो था वो ब्रिटिश इंडिया का था और 93 सीट प्रिंसली स्टेट का था। उसमें से 296 सीट जो अलोकेटेड किया गया था वो ब्रिटिश इंडिया को, जिसमें 292 मेंबर ही क्या हुए, उन्होंने सिग्नेचर किया या आए, विल बी वेयर टू बी ड्रॉन फ्रॉम द 11 गवर्नर प्रोविंस एंड फोर द 4 चीफ कमिश्नर। 4 गो चीफ कमिश्नर था, 11 गो उसमें क्या था, गवर्नर लोग था। Each provinces and princely states were to be allotted seats in proportion to their respective population। तो जनसंख्या के अनुपात में उनको एक सीट दिया जाएगा। रफली ऐसा कहा गया कि एक सीट अलोकेट किया गया था या अलोटेड किया गया था हर 10 लाख की जनसंख्या में। सीट अलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस वेयर टू बी डिसाइडेड अमोंग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज। एक तो मुस्लिम, सिख और जनरल in proportion to their population। Representatives of each community were to be elected by members of that community in the provincial legislative assembly, and voting was to be by the method of proportional representation by the means of single transferable vote। तो अनुपातिक समानुपातिक कहिए उसी विधि से चुनाव हुआ था और उसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की बात की गई थी। इसमें कोई कम्युनल रिप्रेजेंटेशन नहीं था, ठीक है, देयर वाज नो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। It included all important personalities of India that time, लेकिन सिवाय महात्मा गांधी के, और मोहम्मद अली जिन्ना उसमें शामिल नहीं था। Which of the following historical commission were related to state reorganization in India? कौन कौन सा है? तो धार कमीशन है, जेबीपी कमेटी है, फजल अली है। जी हाँ, 1 2 3 तो बिल्कुल सही है। इंटीग्रेशन of princely states with the rest of India as purely an ad hoc arrangements। There has been a demand from different region, अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग मांगे उठ रही थी, खास करके साउथ इंडिया से, कि रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए स्टेट को, वो भी भाषा के आधार पर। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1948 में भारत सरकार ने भाषाई आयोग का गठन किया, जिसके चेयरमैन थे एस.के. धर। और उसकी फिजिबिलिटी सही है या नहीं है, पॉसिबिलिटी है या कितना मतलब ये मतलब संभावित है, कितना फिजिबल है, इसके बारे में पूछा गया। तो कमीशन ने अपना रिपोर्ट 1948 में रख दिया, दिसंबर 1948 में, जिसमें रिकमेंडेशन किया गया था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का, लेकिन भाषा को नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की बात की गई थी, प्रशासनिक बेहतरी के लिए, rather than linguistic factor। इसके बाद क्या हुआ ना, पूरा हो हल्ला होने लगा। This created much resentment and lead to the appointment of another linguistic committee। उसका खूब हो हल्ला हुआ, तो फिर एक नया भाषाई आयोग का गठन किया गया दिसंबर 1948 में, कि रीचार्ज करे, री एग्जामिन करे पूरे क्वेश्चन को फिर से। और इसमें थे पंडित नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी और पटाभी सीतारामैया, जिसको शॉर्ट में जेबीपी कमेटी कहा जाता है। इसने अपनी रिपोर्ट 19 अप्रैल 1949 में रख दी। इसने फॉर्मली कहा कि भाषा के आधार पर रीऑर्गेनाइजेशन नहीं किया जाएगा। फॉर्मली रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। हालांकि द क्रिएशन ऑफ आंध्र स्टेट इंटेंसिफाइड द डिमांड फ्रॉम अदर रीजन फॉर क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। लेकिन आंध्र प्रदेश में बहुत कुछ होने लगा था। द फोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अपॉइंट इन 1953, इससे सरकार को दबाव में आना पड़ा और सरकार ने 1953 में एक तीसरा मेंबर गठित कर दिया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के रूप में, और इसके इस बार अध्यक्ष थे फजल अली, ताकि पूरे के विचारों को ठीक से देखा जाके। हालांकि उन्होंने वन लैंग्वेज वन स्टेट के सिद्धांत को सिरे से नकार दिया। उनका स्पष्ट ये कहना था ये यूनिटी के लिए ठीक नहीं है, और प्राइमरी कंसिडरेशन इन एनी रीड्रॉइंग ऑफ कंट्रीज इज अ पॉलिटिकल यूनिटी। तो उनका कहना यह था कि यूनिटी ऑफ इंडिया शुड बी रिगार्डेड एज द प्राइमरी कंसिडरेशन। भारत की एकता को ही प्रमुखता बनाया जाना चाहिए और बाकी चीज़ों को साइडलाइन करना चाहिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वेयर इंटीग्रेटेड इन रेफरेंडम इन इंडिया? किसको मतलब रेफरेंडम के आधार पे इंटीग्रेट किया गया था? हैदराबाद, जूनागढ़, सिक्किम, नागालैंड। तो कहाँ कहाँ रेफरेंडम हुआ था पता है आपको? रेफरेंडम का मतलब समझते हैं? पहले ये बताइए। एक होता है रेफरेंडम, एक होता है रिकॉल, एक होता है इनिशिएटिव। तो जूनागढ़, सेलेक्ट द आंसर। ए इज़ द राइट आंसर। 2 और 3 सही है, क्योंकि हैदराबाद को तो ऑपरेशन पोलो स्टार चला के उसको सैनिक की तरह। तो हैदराबाद वाज इंटीग्रेटेड बाय मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन। जैसा कि आप जानते हैं, हैदराबाद का निजाम बहुत उछल रहा था, स्वतंत्र रहने की बात कर रहा था। तो पटेल जी को सीधी आंगली से जब घी नहीं निकली तो टेढ़ी करनी पड़ी, और फाइनली सेना उतारना पड़ा, ऑपरेशन पोलो, यू नो अबाउट दैट। उसके बाद भारत में हैदराबाद का विलय हुआ। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़, लेकिन जम्मू कश्मीर का तो अलग ही मैटर है। जूनागढ़ और सिक्किम ऐसे दो राज्य थे जिसको रेफरेंडम के आधार पर भारत में शामिल किया गया। कश्मीर को इंटीग्रेट किया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर कराने के बाद। और नागालैंड तो आपको पता होना चाहिए, पहले यूटी था और अब बाद में आगे चल के उसको सेपरेट कर दिया गया असम से। तो नागालैंड वाज पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, लेटर सेपरेटेड फ्रॉम असम। उसको बाद में असम से अलग कर लिया गया था। नागालैंड तो उसमें कोई झमेला भी नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंसिडर्ड एज द पॉलिसी ऑफ अर्ली डेज एज ए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट? ये नाम का जो स्पेशल फीचर्स था उसका क्या क्या मतलब ओवरऑल पॉलिसी रही होगी? नॉट एक्टिंग एज ए मेडिएटर टू एनी बायलैटरल और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। किसी का मीडिएटर नहीं बनना है भैया हमको, बिचौलिया नहीं बनना है कोई बायलैटरल और जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो उसके लिए। स्टेइंग अवे फ्रॉम ज्वाइनिंग एनी ऑफ द मिलिट्री अलायंस, किसी भी प्रकार का सैन्य गठन का हमको हिस्सा नहीं बनना है। स्टेइंग आउट ऑफ द वार्स, और युद्धों से दूर रहना है। तो युद्ध से दूर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो गलत हो गया, 2 ओनली सही है। पॉलिसी ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए आइसोलेशन या आइसोलिज्म या न्यूट्रलिटी। ये जो खुद को अलायंस बनाने से दूर रखना कोई एक कंसेप्ट नहीं था, ये आइसोलिज्म नहीं था। नन अलाइनमेंट इज नॉट आइसोलेसिज्म। बात समझ लिया अच्छा से। आइसोलेस आइसोलेसिज्म, या जो भी, इसको थोड़ा सा स्पेलिंग मुंह में नहीं आ रहा है। आइसोलेशनिज्म मीन्स रिमेनिंग अलूप फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर। दुनिया के मामलों से अपने आप को दूर रखना ही एक तरह से अलगाववाद है। लेकिन ये नॉन अलाइनमेंट कोई अलगाववाद की कहानी नहीं है, और ना ही कोई एक तरह से अपने आप को सच्चाई से दूर रखना है। इन कंपैरिजन, नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया प्लेड ए एक्टिव रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन द टू राइवल अलायंस इन द कॉज ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। अगर दुनिया में शांति स्थापित करना हो तो उसके लिए भारत का रोल होगा, आएगा वो मीडिएटर के रूप में। नाम डिड नॉट एडवोकेट ज्वाइनिंग इधर नाटो और वार्सा पैक्ट। नाम ने किसी भी मिलिट्री अलायंस में जुड़ना बिल्कुल पसंद नहीं किया। नन अलाइनमेंट स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया वेयर एक्चुअली इन्वॉल्व इन वार्स फॉर वेरियस रीजन। आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश का बार। दे ऑल्सो वर्क फॉर टू प्रिवेंट वार बिटवीन अदर्स एंड ट्राई टू एंड वार्स दैट हैड ब्रोकन आउट। अगला क्वेश्चन है ताशकंद से। ताशकंद एग्रीमेंट जो साइन किया गया था उस समय प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के, बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो कि नेहरू के देहांत के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। गुदड़ी के लाल, लाल बाल पाल नहीं बल्कि लाल बहादुर शास्त्री। ही इंडेड इंडो पाक वार 1965, और उसके बाद कंक्लूडिंग करते हैं ताशकंद एग्रीमेंट जनवरी 1966 में, और उसके बाद उनका देहांत हो जाता है। आपको इंडस वाटर ट्रीटी तो पता ही होगा। अब इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में क्वेश्चन है कि इंडस वाटर ट्रीटी इज द ओनली इंस्टेंस वेयर इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अलाउड a third party to help resolve their issue. Simla Agreement was signed between India and Pakistan following a Bangladesh Liberation War in 1971. तो बिल्कुल B is the right, but 1 is incorrect.
there have been precedents. There have been precedents when India Pakistan have allowed a third party to help resolve their issue. बहुत से ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें बहुत सी ऐसी मतलब कहानियां हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें थर्ड पार्टी को मतलब एक तरह से मांगा गया उसकी मदद, ताकि ये घटनाएं जो है, जो खटास है, उसको दूर किया जा सके. Both nations were able to reach agreements through third-party mediators in the case of Indus Water Treaty and negotiation on the Run of Kutch dispute. Simla Agreement was signed between India and Pakistan July 1972. 2 जुलाई 1972 को सिमला एग्रीमेंट भारत और पाकिस्तान के बीच शामिल होता है. आपको पता होना चाहिए इट फॉलोड फ्रॉम द बांग्लादेश लिबरेशन वार, क्योंकि ये बांग्लादेश के लिबरेशन के बाद ही बाद होता है. दैट लीड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश which was earlier known East Pakistan and was the part of territory of Pakistan. अगला क्वेश्चन है कि कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन. भारत का जो सोवियत संघ के साथ इंडो पीस ट्रीटी है, जो कि बहुत ही बेमिसाल है. इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन एक सिग्निफिकेंट डेविएशन है इंडिया का प्रीवियस पोजीशन ऑफ नॉन अलाइनमेंट ड्यूरिंग द कोल्ड वार. इज इट राइट? द ट्रीटी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीनो इंडियन वार. बिल्कुल नहीं. करेक्ट तो आपको पता हुआ, ये सही है. इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन के लिए किया गया जो ट्रीटी था, जो सिग्नेचर था, जो 1971 में किया गया था, इंदिरा गांधी ने की थी. बहुत ही दम दिखाया था और एक स्ट्रेटजिक थोड़ा सा मतलब नीति थी. दैट वाज सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम इंडियाज प्रीवियस पोजीशन, क्योंकि एक तरह से डेविएशन था भारत का अपने नॉन अलाइनमेंट फीचर्स को लेकर, जो कि कोल्ड वार में स्थापित किया गया था. यू नो दैट द ट्रीटी वाज कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग पाकिस्तानी टाइज विद चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट. क्योंकि भारत इसलिए चिंतित था क्योंकि भारत कहीं अगर विश्व में अकेला पड़ जाता तो दिक्कत हो जाता था. इसलिए भारत ने यूएसएसआर के साथ संधि कर ली, 20 वर्ष संधि, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका और चाइना एक ट्रिपल गठजोड़ी बना रहे थे और उनका बांग्लादेश में रोल कहीं घातक ना हो जाए, इसलिए भारत को अपना अहम रोल करना पड़ा. ऑपरेशन सर्चलाइट तो हल्का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए. ऑपरेशन सर्चलाइट ये बांग्लादेश लिबरेशन वार से जुड़ा हुआ है. ऑपरेशन बांग्लादेश लिबरेशन की शुरुआत जो होती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पाकिस्तानी मिलिट्री जुंटा बेस्ड इन वेस्ट पाकिस्तान लॉन्च ऑपरेशन सर्चलाइट अगेंस्ट द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान ऑन द 9 मार्च 1971. ये जुंटा सरकार के द्वारा लीड किया गया था. Who among the following is the father of white revolution? Everyone know about that. ये MS स्वामीनाथन है. वर्गीज कुरियन, नॉट MS स्वामीनाथन. MS स्वामीनाथन तो उससे जुड़ा हुआ है, कृषि से. पॉपुलरली नॉन इज फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन. दिलबाग सिंह अटवाल, यहाँ पर दिलबाग सिंह अटवाल है, ठीक है. दिलबाग सिंह अटवाल वाज इंस्ट्रूमेंटल in developing PV18 in 1966, the most popular amber grained wheat variety कल्याण सोना in 1967. व्हीट रेवोल्यूशन का संबंध में क्वेश्चन था, ना कि व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है. व्हीट रेवोल्यूशन से पूछा था, तो व्हीट रेवोल्यूशन के बारे में पूछा था, तो आप गड़बड़ ना हो जाइए. ओके. थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो. धन्यवाद.